स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज हम बात करेंगे कि अगर 125 सीआरपीसी में केस चल रहा है, मतलब कि मेंटेनेंस का केस चल रहा है और इसमें पति ने डब्ल्यूएस फाइल किया है या पति ने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है जिसमें एडल्ट्री को ग्राउंड बनाया है। डब्ल्यूएस का मतलब हो गया कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी केस किया हुआ है, दावा वहां दाखिल है कोर्ट में, आपके पास नोटिस आती है, आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं। कोर्ट में जिस दिन आप उपस्थित होते हैं उस दिन आप दावे की कॉपी मांगते हैं कोर्ट से, और दावे की कॉपी मांगने के बाद फिर आपको नेक्स्ट डेट दी जाती है कि उस दिन आपको अपना डब्ल्यूएस फाइल करना, रिटर्न स्टेटमेंट आपको अपनी देनी है। मतलब दावे में जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, उनका आपको जवाब देना है रिटर्न में। उसे हम डब्ल्यूएस कह रहे हैं, उसे हम डब्ल्यूएस कहते हैं। तो आपने जो डब्ल्यूएस फाइल किया है उसमें आपने ग्राउंड बनाया है एडल्ट्री का। आपने इस बेस पर आप नहीं देंगे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे या कोर्ट को ये बताते हैं कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, व्यभिचार में रह रही है, इसलिए वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। या आपने डाइवोर्स का केस किया है, 13(1) में आपने डाइवोर्स डाला हुआ है और उसमें आपने जो ग्राउंड लिया है वो लिया हुआ है आपने व्यभिचार का, एडल्ट्री का आपने ग्राउंड लिया है। अब देखिए 125(4) की अगर हम बात करें, सीआरपीसी की धारा 125(4) की अगर हम बात करते हैं तो जो कि हमारा 144 हो गया है बीएनएसएस में, लेकिन अभी हम नॉर्मली आपको जो भी हम बातें बता रहे हैं वो आपको पीछे की धाराओं से ही कनेक्ट करते हुए बता रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो 125(4) की अगर हम बात करें तो 125(4) कहता है कि एक बार जब पत्नी व्यभिचार में रह रही है तो वो ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर पत्नी जो है वो अपने पति से अलग रहना चुनती है, और अलग भी वो किस वजह से रह रही है, एडल्ट्री की वजह से रह रही, व्यभिचार की वजह से रह रही है, तो ऐसे में वो पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। अब यहाँ सबसे मेन मुद्दा क्या आता है कि एडल्ट्री हम कहेंगे किसे, एडल्ट्री किसे कहेंगे? तो अगर आपकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ कोई अफेयर चल रहा है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में है, तो ऐसे में वो एडल्ट्री में रह रही है, ये माना जाएगा। इस पे अभी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक क्रिमिनल रिवीजन पर जब वो विचार कर रही थी तो उसमें साफ कहा कि व्यभिचार को लेकर के टिप्पणी की कि कोई पत्नी अगर 125(4) की अगर हम देखें, उसमें जो प्रावधान किया गया उसको अगर हम देखें कि पत्नी आपसी सहमति से पति से अलग रहना चुनती है या उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो वो अंतरिम या अंतिम भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। और ये बात कही क्यों गई? जो क्रिमिनल रिवीजन डला था उसका मेन मोटिव क्या था कि 125 का केस किया था पत्नी ने, मेंटेनेंस के लिए दावा दाखिल किया था और इसमें 7,000 रुपए पर मंथ अंतरिम भरण पोषण का आदेश पति के विरुद्ध दिया गया। मतलब कि कोर्ट ने यह आदेश दिया, जो लोअर कोर्ट है उसने आदेश दिया कि 7,000 रुपए पर मंथ पति अपनी पत्नी को देगा, जो कि अंतरिम भरण पोषण के रूप में ऑर्डर किया गया था, आदेश पारित किया गया था। ऐसे में पति इलाहाबाद हाई कोर्ट मूव करता है, क्रिमिनल रिवीजन वहां पर डालता है, और वो किस ग्राउंड पर डालता है? वो ये कहता है कि जो पत्नी है वो उस पर पति ने व्यभिचार के आरोप लगाए हैं और ट्रायल कोर्ट ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मतलब जो पत्नी के ऊपर व्यभिचार के आरोप लगाए गए हैं, जो एडल्ट्री के आरोप लगाए गए हैं, उस पर ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना और आदेश पारित कर दिया, अंतरिम भरण पोषण का आदेश ट्रायल कोर्ट ने पारित कर दिया है। हम आपको अधिकतर करके हम आपको ये बातें बताते हैं, आपसे हम ये कहते हैं कि अगर एक बार लोअर कोर्ट में आप ये मान लीजिए कि आपके फेवर में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये पता है कि आपके पास सारे प्रूफ थे, आपके पास अपनी बातों को बताने के लिए कोर्ट को जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था आपने बताया भी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ट्रायल कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे में आपको तुरंत ही हाई कोर्ट मूव कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट आपकी सारी सबूतों को ध्यान देगी और देते हुए उसके बाद वो फैसला देगी, उसमें आदेश पारित करेगी। तो इस वजह से इस केस में भी यही हुआ कि जब पत्नी ने 125 का केस डाला और पति के खिलाफ 7,000 रुपए पर मंथ का आदेश पारित हुआ, तो पति इसमें चला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाने के बाद पति ने ये तर्क दिया कि व्यभिचारी होने के कारण पत्नी 125(4) के आधार पर किसी भी राहत की हकदार नहीं थी।
जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 125(4) क्या कहता है। तो इस पर हाई कोर्ट ने माना कि एक बार जब पत्नी के खिलाफ व्यभिचार का स्पष्ट आरोप लगाया जाता है तो धारा 125 के तहत मामले से निपटने वाली संबंधित अदालत को व्यभिचार के मुद्दे पर फैसला करना होता है। यहां तक कि अंतरिम भरण पोषण भी उस मुद्दे पर निष्कर्ष करने के बाद ही दिया जा सकता है कि अगर एक बार पत्नी के ऊपर ये आरोप लग गए हैं, स्पष्ट आरोप लगे हुए व्यभिचार के, तो ऐसे में सबसे पहले फैसला करना चाहिए ट्रायल कोर्ट को उस आरोपों पर, और उसके बाद ही अंतरिम भरण पोषण की भी डिक्री पारित करनी चाहिए, इस पर भी आदेश देना चाहिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको ये जो हम बातें बता रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपको मेन चीजें ये भी बताएंगे कि जब आप लोअर कोर्ट में अपने केस को लड़ते हैं तो आपको इनमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर आप एडल्ट्री की बात करते हैं, पत्नी के बारे में अगर आप ये उस पर आरोप लगाते हैं कि आपकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, तो इसमें सबसे पहली जरूरत है कि आपके पास कुछ ऐसे सबूत होने चाहिए जिनको आप ट्रायल कोर्ट को दिखा सकें और उसके आधार पर फिर कोर्ट आपको फैसला दे। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है, आपको ये, या तो आपको ये पता है कि आपकी जो वाइफ है, आपकी जो पत्नी है, वो किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रही है, कॉल पर उसकी डेली बात हो रही है या उसके साथ वो रिलेशनशिप में है। यहाँ पर आप कोर्ट को ये बातें बता तो दे रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी सबूत वहां पर नहीं है इस बात का कि डेली आपकी पत्नी की किसी के साथ बात हो रही है। और यहाँ भी एक पॉइंट और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप ये कहते हैं और आप ये प्रूफ भी कर देते हैं ट्रायल कोर्ट के समक्ष कि आपकी पत्नी की डेली किसी से बात हो रही है। अब बाकी आपके पास कोई प्रूफ नहीं, केवल आपके पास क्या प्रूफ है कि वो किसी और से बात कर रही है। बातें किसी भी तरीके की हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि किसी से बात करने का केवल मतलब ये नहीं होता कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो यहाँ आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे और आपके जो फेवर में ऑर्डर होना भी होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये इससे कोर्ट को ये लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं और केवल खुद को बचाने के लिए आप इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप अपनी पत्नी के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि कभी भी जो कोर्टें हैं वो नेगेटिव माइंडसेट से काम नहीं करती हैं। नेगेटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि कोर्ट को अगर आप कुछ भी नेगेटिव बात बता रहे हैं तो कोर्ट को ये लगेगा, और नेगेटिव बात भी क्या कि अगर देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि जो वादी और प्रतिवादी है, मतलब जिसने दावा दाखिल किया और दूसरा जिसके खिलाफ किया गया है, तो कोर्ट जब जो वादी होता है जब उसके साइड से सोचती है तो वो ये मान के चलती है कि उसके साथ अपराध हुआ है। लेकिन जो प्रतिवादी है, क्योंकि वो बाद में आया, उसने अभी तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था, वो कब आया है जबकि उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं और फिर वो उसके बचाव में अपना पक्ष रखता है। तो कोर्ट ये मान करके चलेगी कि ये जो बचाव अपना किया जा रहा है वो केवल और केवल अपने फेवर के में अपने केस को करने के लिए किया जा रहा है। तो इस वजह से आपको चीजों का प्रूफ देना पड़ता है। इस पर हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो ये भी मिल जाएगा कि जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर जिसने केस किया है उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, तो जिसके ऊपर केस हुआ है वो क्यों प्रूफ करेगा। तो इससे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर ही मिल जाएगा कि क्यों आपको अपने बचाव से संबंधित जो भी आप बातें कहते हैं उसके संबंधित आपको प्रूफ आपके फेवर में चाहिए होते हैं। अक्सर क्या होता है कि आप कई तरह की वीडियो वगैरह देख करके जाते हैं और आपको ये लगता है कि सारी चीजें इसी तरीके से होनी चाहिए और आप उस तरीके से करना भी चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो सारी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मटेरियल जो होने चाहिए वो आपके पास इकट्ठा नहीं होते हैं। मटेरियल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो सबूत है वो आपके पास नहीं है। आप केवल सुनी सुनाई बातों के को सुन करके और उन्हें समझ करके आप अपने केस को लड़ते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके भी केस में चीजें हों, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। होगा कब? जब वो सारे जो फैक्ट्स हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो आपके भी केस से अगर मिल रही हैं, वो सारी चीजें आपके भी केस में दिखाई दे रही हैं, तो ही आपको उनसे फायदा होने वाला है। अब ये पूरा वीडियो आपको यही बताने के लिए, मेन जो इसका मोटिव है वो ये बताने के लिए है कि अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और आपके पास इसका प्रूफ है और आपने या तो डाइवोर्स का केस किया हुआ है या तो आपने जो WS फाइल किया उसमें आपने ग्राउंड बनाया है एडल्ट्री को, तो इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोर्ट आपकी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है तो ये आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस वाद में, जिस क्रिमिनल रिवीजन के माध्यम से इस बात को कही है, उसका नाम है, केस का टाइटल आप नोट कर लें, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और इसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 6106/2023। तो ये
इस रिवीजन में इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही कि पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर एडल्ट्री जैसे आरोप, गंभीर आरोप और स्पष्ट आरोप लगाए जा रहे हैं तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए और उसके बाद ही अंतरिम भरण पोषण की भी डिक्री या आदेश कोर्ट को पारित करना चाहिए। बिना इस पर विचार किए, बिना इस आरोपों को समझे हुए, इन्हें स्पष्ट रूप से देखे हुए कोर्ट को इस तरह का कोई भी आदेश नहीं देना चाहिए। अगर देती है तो आप भी हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और इन सारी चीजों को 125(4) का आप मुद्दा बना सकते हैं, जिसमें ये बात सीधे से कहता है हमारा सीआरपीसी या बीएनएसएस की अगर हम बात करते हैं 144(4), ये सीधी सी बात करता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी और उसे ना ही अंतिम भरण पोषण उसे प्रोवाइड कराया जाएगा कोर्ट के द्वारा। क्योंकि ये भी बात होती कि अगर आप कोर्ट आ रहे हैं, अगर आप अदालत आ रहे हैं तो आपको स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। तो जहां पर आपकी खुद की गलती है, ऐसे में अगर आप कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके फेवर में फैसला आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमारे जो कानून है उसमें स्पष्ट रूप से सारी चीजों को मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि आपको उस चीजों को किस तरीके से अपने फेवर में करना है, इसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। और जब भी आप इस तरह की कोई भी केस लड़ रहे हैं तो सबूतों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करिए। आपकी हर बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके केस में आपके काम आ सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी गई हैं जो कि आपके लिए छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। इस तरह के आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिस पर आप चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल सके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस अपने मैटर को लिख दीजिए या आप उस टॉपिक को लिखिए, आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो पर अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा।